अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और प्रोग्राम ऑटो स्पोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो सारा साल चलती रहती है और मुख्तलिफ़ खेलों की हम बात करते हैं, मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ अचीवर्स की बात करते हैं और इसी सिलसिले का एक और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी हम बहुत सारी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत सारी हॉट न्यूज़ जो आजकल चल रही हैं उन पर बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ। और आज के प्रोग्राम में अभी थोड़ा प्रोग्राम आगे चलेगा तो तारुफ भी करवाएंगे और मैं ज़्यादा लंबी तमीद बिल्कुल भी नहीं बांधूंगा। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट पैनल मौजूद हैं। कुछ प्लेयर्स हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे जिनको हम प्रोग्राम में बारास्ता शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूँ जी, हुमायूं नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत डिफरेंट स्पोर्ट्स पर बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं और आप इनको वक्तन फ़वक्तन हमारे प्रोग्राम में देखते हैं। तो आपको वेलकम कहूँगा हुमायूं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुखरुफ भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे और साथ ही में हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फरहान महबूब। ये बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की स्क्वॉश का, ये उस घराने से इनका ताल्लुक़ है जिन्होंने स्क्वॉश में पाकिस्तान के लिए बेशबहा खिदमत जो है वो दी हैं पाकिस्तान को। जहांगीर खान की आप बात करते हैं, जानशेर खान की बात करते हैं और ये एक लंबी फहरिस्त अगर मैं बात करता चलूँ। और अभी हालिया इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का जो है एजाज़ भी मिला है। जो 23 मार्च की सेरेमनी थी उसमें इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। इनकी 18 साल तवील जो खिदमात है स्क्वॉश के मैदान में, उस पर इनसे भी हम स्क्वॉश के हवाले से कुछ बात करेंगे, कुछ स्क्वॉश के खेल को खंगालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हुमायूं के पास, हुमायूं से बात करते हैं। हुमायूं, पाकिस्तान की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग पहुंच चुकी है और अच्छी बात यह है कि पहले हमारे जो टोटल स्क्वाड था उसमें से एक प्लेयर जो थे वो टेस्टेड पॉजिटिव थे, लेकिन क्वारंटीन के बाद फिर जब उनका टेस्ट वापस करवाया गया तो वो भी नेगेटिव हो गया और सारा जो क्रू था वो नेगेटिव था और वो खैरियत से पहुंच चुके हैं साउथ अफ्रीका। तो आप ये बताइए कैसी उम्मीदें आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पाकिस्तान ने T20 और ओडीआई सीरीज खेलनी है? बिल्कुल जी। जैसे पहले तो बहुत हम लोगों ने इस पे डिस्कशन भी की, टीम सिलेक्शन की और स्क्वाड की। कुछ हम लोग चाहते थे प्लेयर्स आए, कुछ आप चाहते थे, डिफरेंट परसेप्शन डिफरेंट एंगल्स से, बट अब तो टीम चली गई है। एक बस थोड़ी सी बुरी खबर है कि सऊद शकील को रिप्लेस करना पड़ गया आसिफ अली की वजह से। आसिफ अली आ गए उनकी जगह ओडीआई स्क्वाड में। तो काफी एक्सपेक्टेशन थी कि सऊद शकील खेलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट इंजर्ड। तो एक ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है क्योंकि आसिफ अली T20 के प्लेयर हैं। अब आपने उन्हें दोबारा ओडीआई में आपने उनको प्रमोट किया है, पता नहीं उनका क्या रोल बनेगा उस सिचुएशन में। सो ये एक हमारे लिए ड्रॉबैक है। दूसरा जो रिपोर्ट्स आ रही है कि साउथ अफ्रीकन टीम के जो लिमिटेड ओवर के प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल खेलने के लिए इजाजत भी मिलेगी और वो सेकंड ओडीआई के बाद चले जी, जाएंगे। तो उसके बाद उस पर हम तफसील से बात करेंगे। वो हमने बिल्कुल ये पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रखा हुआ है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल हुमायूं, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका जब भी गई है तो टेस्ट सीरीज़ में तो हमें जब कभी हमने, अभी तो इस दौरे में टेस्ट नहीं है, लेकिन जब हमने टेस्ट सीरीज़ के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है रेड बॉल क्रिकेट में। लेकिन T20 और ओडीआईज़ में हमने जो है वो हमेशा डिसेंट परफॉर्म किया। अगर आप रिसेंट पास की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, आप पिछले कुछ दौरे देखेंगे, 2013 में पाकिस्तान पहली जो नेशन बनी थी, एशियन नेशन, मिसबा उल हक की क़यादत में, ये जिन्होंने साउथ अफ्रीका में एक ओडीआई सीरीज़ हराई थी। फिर उसके बाद भी जब हम साउथ अफ्रीका गए तो कभी T20 सीरीज़ जीत गए, कभी बराबर हो गई या कभी कुछ डिसेंट परफॉर्म किया। तो वाइट बॉल में अगर हम तारीखी लिहाज से देखें तो इतना बुरा हम नहीं खेलते साउथ अफ्रीका में कंपेयर टू द टेस्ट बॉल। तो आपको लगता है जो बहुत सारे यंगस्टर पिक हुए हैं T20 या ओडीआईज़ की बात करें, उनके लिए पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अच्छी ट्रू विकेटें मिलती हैं आपको साउथ अफ्रीका में कि वहां पर अपनी जो सलाहियत है उसके जौहर दिखा सकें? बिल्कुल। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक पहला T20 वर्ल्ड कप भी वहां हुआ था जिसमें हम फाइनल में भी गए थे। जी तो बिल्कुल। हमारी वैसे भी परफॉर्मेंसेस हमेशा ही साउथ अफ्रीका में अच्छी लगी। आई थिंक कंडीशंस और पिचेस हमें सूट भी करती हैं। और जिस तरह की अभी टीम गई भी है, आई थिंक इट्स वेरी एक्सपेक्टेड कि हम साउथ अफ्रीका में अच्छी सीरीज खेलेंगे। और एक और भी रीजन है कि ये साउथ अफ्रीका की टीम आजकल थोड़ा सा वो भी बिल्डअप प्रोसेस के थ्रू गुजर रही है। अभी उन्होंने पाकिस्तान की जब टूर किया भी है, हमने देखा है T20 और टेस्ट मैचेस में, तो उनकी टीम में अंदर बिल्डअप चल रही है, उनके कप्तान के थोड़े इशू चल रहे हैं और वो भी एक तरह से ना अपने आप को अपने कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। तो आई थिंक वो भी एक स्ट्रगलिंग टीम है। और अगर आप ऑन पेपर देखें तो आई वुड से कि हमारी टीम उनसे कंपैरेटिवली बेहतर है, क्योंकि हम T20 सीरीज उनके खिलाफ जीत के भी आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब हम उनके होम ग्राउंड में जा रहे हैं, जैसे आपने बोला है कि हमें काफी फेवर भी करती हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड साइन कि मुझे लगता है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी भी रहेंगी। थोड़े से हमने अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, क्योंकि हमने देखे ओपनिंग में जैसे ओडीआई में फखर जमान का वापसी हुई है, जो कि हमने अब देखना है कि फखर जमान किस पोजीशन में खेलेंगे। उसके बाद
अगर हम T20 स्क्वाड में जाएं तो हमने ज्यादा प्रेफरेंस दी है जी फास्ट बॉलर्स को, तो पिचेस की कंडीशन के हिसाब से। सो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन के साथ जा रही है, और दूसरा प्रेपरेशन भी है आगे T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है इंडिया में। तो कंपैरेटिवली आई वुड से कि हमारी टीम ऑन पेपर और ऑन जिसे कहते हैं मोमेंटम वाइज ज्यादा जीतने की सिचुएशन में। बिल्कुल ठीक है, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे, कुछ हम डायसेक्शन करेंगे साउथ अफ्रीका के स्क्वाड की भी, कि उनके जो T20 स्क्वाड है पहले उस पर बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं और क्या कौन से नए नाम शामिल हैं, क्या सरप्राइज़ हो सकता है पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए जो नए नाम शामिल हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, जिस तरह अभी हमने इंट्रोडक्शन आपसे कराया था, फरहान महबूब। फरहान, आपको पाकिस्तान के किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए ये सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक खुशी का दिन होता है कि अगर उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाए, वो भी सदर पाकिस्तान की जानिब से, तो कैसा फील कर रहे हैं इतना बड़ा एजाज हासिल करने के बाद? सबसे पहले तो अमर भाई बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। ज़ाहिर बात है अमर भाई, अगर आप इतना ज़्यादा अपने कंट्री के लिए खेलते हो, 18 साल तक मैं अपनी कंट्री के लिए टाइटल्स जीतते आ रहा था, और ये जो मोमेंट था मतलब 23 मार्च को जो मुझे अवार्ड से नवाजा गया था, ये मेरी और मेरी फैमिली के लिए, मेरे जो फ्रेंड्स थे जो ओवरऑल मेरे लिए दुआएं करते थे, मतलब हर टाइटल के बाद, जीतने के बाद, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली अपने कंट्री के लिए खेलते हो तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है एक मुल्क रिप्रेजेंट करने पे, और ख़ास जब आप एक एंड पे आते हो, एक फाइनल राउंड खेलते हो, तो और भी ज़्यादा प्रेशर होता है फिर, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो सारे जीतने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक लंबी जर्नी थी मेरी, जिसमें मुझे अल्लाह ताला ने हमेशा कामयाब रखा, और मेरे टाइटल जितने भी मैंने जीते थे वो मैंने सारे अपने मुल्क के नाम रखे। तो मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा खुश है इस अवार्ड का, क्योंकि ये अवार्ड था, ये मेरी फैमिली में मैं थर्ड नंबर पे आता हूँ। मेरे महबूला मामू को मिला था, उसके बाद फिर ये जानशेर खान को मामू को मेरा मिला है, और उसके बाद अब मुझे मिला है। तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मेरी फैमिली में आई वाज द थर्ड पर्सन कि मैं ये अवार्ड का वो था, एक हकदार भी था। तो इसके लिए बड़ी कहते हैं ना कि मेहनत होती है, लेकिन मेरी मेहनत यहाँ पे ज़ाहिर बात है रुकेगी नहीं, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है मुझ पे और भी प्रेशर है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार अवार्ड जीत गया या अवार्ड ले लिया उसने, तो उसके बाद जो है वो शायद अब स्क्वॉश पे तवज्जो ये कम कर देगा या टाइटल्स की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो मेरे और भी गोल्स हैं, और मैं इसके बाद और भी मतलब वो कहते हैं ना कि एक्टिव इंशाल्लाह ताला अपनी कंट्री के लिए खेलूँगा, और मज़ीद जो है वो जितने भी मैं अपनी कंट्री के लिए इंशाल्लाह ताला बेस्ट टूर्नामेंट्स जीत सकूं और इससे बड़े-बड़े एज़ाद ले सकूं, वो सारे मेरे इंशाल्लाह ताला सारे एक प्लान किए हैं मैं। अच्छा भैया, तो इस फरहान महबूब को तो बहुत दुनिया जानती है, जो एक 18 साल की स्क्वॉश खेल चुका है। मैं थोड़ा आपको माजी में लेके जाना चाहूँगा, जब आपने स्क्वॉश खेलने का आगाज़ किया, आप उस वक्त आप बिल्कुल नए एक जब चेहरा थे स्क्वॉश की दुनिया में, जब आपको लोग इतने नहीं जानते थे, आपने बहुत जल्द नाम बनाया। ब्रिटिश वर्ल्ड जूनियर का आपने टाइटल अपने नाम किया, आपने वर्ल्ड स्क्वॉश जूनियर का जो आप चैम्पियन बने, और इस तरह से बहुत सारे टाइटल आपने जीतना शुरू किया। तो मुझे ये बताइए कि शुरू में जब आपने ये एजाज़ या टाइटल जीतना शुरू किए, चूँकि आपका ताल्लुक जो है वो पेशावर के एक नवाही इलाके नवाकली से है, तो जब अपने इलाके गए तो किस तरह इस्तकबाल हुआ आपका, कैसे लोगों ने आपको खुशामदीद कहा? अभी तक अवार्ड के बाद तो मैं अभी फ़िलहाल गया नहीं हूँ। अभी मेरे वहाँ पे लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मेरी यहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स थी वो मैंने पूरी करनी थी। तो अब वो इंशाल्लाह ताला वो दिन आ गया है जब मैं वापस अपने जो गाँव का इलाका है मेरा नवाकली, जहाँ से 7 वर्ल्ड चैंपियन स्क्वॉश के निकले हुए हैं और बड़े-बड़े नाम हैं वो। तो अभी वो लोग सारे इंतज़ार कर रहे हैं मेरा कि मैं वो कब आएँगे और कब मेरा वहाँ पे मतलब वो इस्तकबाल करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत खुश हूँ कि मैं यही अवार्ड लेके अब अपने गाँव जाऊँगा, जहाँ से मैंने आगाज़ किया था, जहाँ से एक नॉर्मल फरहान महबूब निकला था, जिसको तो मेरे ख़्याल में गाँव में भी कोई नहीं जानता था उस टाइम, उस ज़माने में कि ये कौन है, कौन नहीं है। वो पैदल जाता था स्क्वॉश, वो पैदल वापस आता था। तो आज मैं मतलब वो जब यादें मुझे आती है, वो जब याद अक्सर कहते हैं ना कि मतलब पास्ट आप याद करते हो तो एक बहुत खुशी होती है कि मतलब आप एक ज़ीरो से स्टार्ट लेते हो और आज एक मुल्क के मैं नेशनल प्लेयर हूँ, एक नेशनल चैंपियन हूँ, और ऊपर से मुझे इतने बड़े अवार्ड से भी नवाजा गया एक यंग एज में। तो ज़ाहिर बात है उन लोगों की बहुत दुआएँ हैं। इस गाँव में बड़े लोग ऐसे हैं जो मुझे रोज़ाना मिलते थे जब मैं स्क्वॉश जाता था, और वो मुझे
अक्सर ये एक बात कहते थे कि बेटा आप वो एक दिन आएगा इंशाल्लाह ताला, तुम एक बहुत बड़े प्लेयर बनोगे और इस गाँव का नाम रोशन करोगे, जिस तरह जहांगीर खान ने, जहांशेर खान ने, कमर ज़मान ने, महबूबा खान ने किया है। तो मैं उनको बस यही अक्सर कहता था कि मेरे लिए दुआएँ करे कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ, और इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कंट्री है, बाद में मैं आता हूँ। तो बिल्कुल ठीक। मैं उन सब लोगों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए हमेशा दुआएँ रखी। जी बिल्कुल सही। फरहान मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ हुमायूं भी मौजूद हैं लाइन पर, इनसे भी कुछ हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम O2 स्पोर्ट्स में, हम योर होस्ट अहमद नजीब। अच्छा, कुछ हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के स्क्वाड की जल्दी से, कि साउथ अफ्रीका के जो स्क्वाड है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। जी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। ओडीआई स्क्वाड की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल हैं इनके कप्तान टेम्बे बवूमा, इनके अलावा क्विंटन डिकॉक जो विकेट कीपर हैं, ब्योरन हैंड्रिक्स हैं, एनरिक क्लासन हैं, जॉनेमन मालान हैं, केशव महाराज हैं, आइडन मार्क्रम है, डेविड मिलर हैं, लुंगी एंगीडी हैं, एनरिच नोकिया हैं, एंडाइले वायो हैं, कगिसो रबाडा हैं, टब्रेस शमसी हैं, जॉन स्मार्ट्स हैं, रेसी वांडर ड्यूसन हैं, जूनियर डाला हैं, लूथू सिपामला हैं, वियान मल्डर हैं, सिसांदा मगाला हैं, काइल वेरेने हैं, डेरन डुपेविलियन है और लिजार्ड विलियम्स हैं। तो इनके नाम जो अगर आपको पहले से नहीं पता है, अगर आपने प्रोनाउंस नहीं किए हुए हैं, तो ये आपको नाम टफ टाइम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हुमायूं, पहले पार्ट की तरफ आऊँगा, आपसे जल्दी से सवाल करूँगा कि ओवरऑल आपको ओडीआई स्क्वाड कैसा लग रहा है साउथ अफ्रीका का? पहले तो अमर, आपने बड़े ज़बरदस्त प्रोनाउंसिएशन किए नामों की, अगर आप मुझे भी कहें तो मैं नहीं कर सकता, तो वेरी वेल डन। बहुत मुश्किल काम था ये। हाँ, अगर हम ओडीआई स्क्वाड पे आए, जैसे मैं ये कह भी रहा हूँ, काफ़ी नाम ऐसे हैं जो हमने काफ़ी कम सुने हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया रीबिल्डिंग की तरफ है इनकी टीम। पर ये जो भूमा है, ये कंसिडर होते थे एक टेस्ट प्लेयर, जिसको अब इन्होंने कप्तान का रोल दे दिया ओडीआई में, जो कि थोड़ी सी हमारे लिए डिफरेंट है, क्योंकि टेस्ट के ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, पर अब कप्तानी ओडीआई की संभाल रहे हैं। गिवन दैट जिस तरह के प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के बाद, कप्तानी के इश्यूज भी चल रहे हैं। क्विंटन डी कॉक ने जैसे टेस्ट सीरीज के बाद कहा था कि मैं कप्तानी नहीं करना चाह रहा, फैब डु प्लेसी को देखा जा रहा था, उन्होंने भी कोई इतनी ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं शो किया। तो ये साउथ अफ्रीका की कप्तानी का भी एक थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहे हैं। अब बमूमा को उन्होंने कर दिया कप्तान, सो लेट्स सी वो कैसे जाते हैं और किस तरह कंसिडर होते हैं। वैसे इस रोल के रबाडा को कंसिडर किया जा सकता है, पर उनकी इंजरीज इतनी होती हैं और वो इतनी ज्यादा कंटिन्यूस क्रिकेट नहीं खेलते, तो इस वजह से उन्हें रबाडा की जगह बहूमा को लेके गए। तो देखना ये कि उनकी कप्तानी में उनकी टीम कैसे परफॉर्म करेगी। बट इसके अंदर जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में जिक्र कर रहे थे, मेंशन हुआ था कि काफी प्लेयर्स आईपीएल के लिए चले जाएंगे, वो खाली 2 ओडीआईज के लिए जी, मैं उनकी डिटेल मेंशन करना चाहूँगा हुमायूं। मैं उनकी डिटेल मेंशन करना चाहूँगा जो इनके प्लेयर्स जाएंगे सेकंड ओडीआई के बाद। एक्सपेक्टेड है कि वो फ्लाई कर जाएंगे आईपीएल खेलने के लिए। इस पे भी दो सवाल करूँगा। थोड़ी डिटेल बता दूँ जिसमें काफ़ी बड़े नाम शामिल हैं। जैसे हम बात करें कगिसो रबाडा की, नोकिया की, तो ये दोनों दिल्ली कैपिटल की टीम के लिए खेलते हैं, तो उनके लिए चले जाएंगे। फिर एंगीडी जो है चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, क्विंटन डिकॉक जो वो मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, और डेविड मिलर जो वो राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे बड़े प्लेयर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर फ्लाई कर जाएंगे। इसमें मेरे 2 सवाल होंगे आपसे। एक सवाल ये होगा कि जब इनके ये प्लेयर फ्लाई कर जाएंगे तो और मजीद कितनी वीक हो जाएगी साउथ अफ्रीका की टीम। और दूसरा सवाल ये है कि ओवरऑल चाहे आईपीएल हो, पीएसएल हो, दुनिया की कोई भी लीग हो, क्या आईसीसी को ये नहीं देखना चाहिए कि लीग क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट को इस तरह से डैमेज कर रही है कि आप एक इंटरनेशनल स्केड्यूल छोड़ के एक लीग क्रिकेट खेलने चले जाएं? ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो आपने जैसे कहा कि टीम कैसे सफ़र करेगी, अभी भी जैसे मैंने बताया बिल्डअप के प्रोसेस में तो वो टीम वैसे ही थोड़ा स्ट्रगलिंग स्टेज में है, और जब ये बड़े नाम चले जाएंगे तो फिर तो ऑफ कोर्स, क्योंकि हम भी उनका डोमेस्टिक इतना नहीं फॉलो करते, वो किस तरह के प्लेयर्स उन्होंने बैकअप पे रखे हुए वी डोंट नो, हमें खुद पता चलेगा कि कौन उनको आके उनकी जगह फिल करेंगे और हमें क्या नजर आएगा। पर ये बहुत बड़े नाम है, डेविड मिलर, क्विंटन डी कॉक जैसे प्लेयर, नोकिया, रबाडा जो उनके कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स कंसिडर होते हैं फास्ट, तो ये तो काफी बड़े नाम चले जाएंगे। तो लेट्स सी कि दूसरे ओडीआई के बाद उन्होंने क्या प्लानिंग की है, वो तो हमें सामने नजर आएगा। जैसे आपने जिक्र किया कि ये बड़े प्लेयर्स जब आईपीएल के लिए जा रहे हैं तो फिर पीछे आईसीसी को क्या करना चाहिए। देखें, अब क्रिकेट में जितना पैसा आ गया है, जो आजकल चीजें हो रही हैं, T20 को जितनी प्रमोशन मिल रही है, तो आई डोंट नो ये आईसीसी का इसमें क्या रोल है, या गिवन दैट आईसीसी आपको पता भी है ज्यादातर इंडिया के ही कहने पे चलता है, तो आईपीएल के लिए आप जा रहे हैं तो उनका इसमें क्या रोल है, या दूसरा नेशनल
टीम के बोर्ड को खुद भी सोचना चाहिए कि उनका लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि उनकी एक टीम सीरीज जीते या उनकी टीम आईपीएल में जाए। वो प्लेयर्स को कंसिडर किया जाए कि वो इधर अपनी तो नेशनल टीम हुमायूं, के उसका लिए खेलें। मकसद ये है, और इसका मकसद ये है क्योंकि आईपीएल में एक भारी मुआवजा मिलता है खिलाड़ियों को खेलने के लिए, तो इसका मकसद ये है कि प्लेयर पावर जो है वो डोमिनेट कर रही है। कहीं साउथ अफ्रीका में भी बोर्ड को घुटने टेकने पड़े और अपने प्लेयर्स को इजाजत देनी पड़ी है कि आप जाकर आईपीएल खेलें सीरीज के दरमियान। या इफ यू पुट इट लाइक दिस, वेरिएबल्स होते हैं, दिस इज वन ऑफ द वेरिएबल। दूसरा ये है कि अगर वो प्लेयर्स इनकार करें तो फिर कल को उनको दोबारा आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो ये भी एक रीजन है। चले पैसे भी होता है ऑफ कोर्स, बट रीजन ये है कि आपने बाद में भी तो खेलना है। तीसरा ये है कि उनके बोर्ड ने कहा है या वो खुद जा रहे हैं, ये भी एक मेजर बात है कि क्या पता बोर्ड ने उन्हें कहा हो कि नहीं नहीं आप आईपीएल खेलें ना खेलें। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लेयर्स को खुद भी देखना है उनकी प्रायोरिटी क्या है। एक नेशनल टीम से आपने खेलना है या फिर आपने जाके आईपीएल खेलना है। प्लेयर्स अगर चाहें तो वो खुद रुक भी सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स 4-5 किस्म के वेरिएबल्स हैं। ये तो अब जब बाद में बात चलेगी तो वो होगा, बट अगर आपने जैसे शुरू में जिक्र किया, नजर यही आता है कि इट्स मोर अबाउट मनी और कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ज्यादा देर तक चलें तो आप आईपीएल ज्यादा खेलें, नेशनल टीम को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। इट्स अनफॉर्चुनेट बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग एट द मोमेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने अपनी सारी फ्यूचर प्लानिंग करनी है कि यार मैंने कितनी देर किधर क्या खेलना है। और आजकल जिस तरह की टी20 क्रिकेट और जितनी लीग्स चल रही हैं, तो पैसा इन्वॉल्व है, फेम इन्वॉल्व है और आपका फ्यूचर इन्वॉल्व है, तो लोग सारा कुछ कंसिडर करके डिसीजन दे रहे हैं। फरहान, सबसे पहले ये बताइए कि जैसे जब से कोविड आया, गुज़िश्ता बरस की हम बात करते हैं, तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया में हर आप देखें शोबा ज़िंदगी उससे मुतासर हुआ है। तो आप ये बताइए कि स्क्वॉश को कितना धचका लगा है कोविड से अब तक, और कितने बड़े इवेंट्स जो है वो मौखर हुए हैं स्क्वॉश के कोविड की वजह से। अमर भाई, स्क्वॉश को भी काफी बड़ा जो कहते हैं ना झटका पड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा 1.25 साल तकरीबन स्क्वॉश जो है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं खेली जा रही। और स्क्वॉश को जरा ज्यादा झटका इसलिए पड़ा कि वो इंडोर गेम है और इंडोर पे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है लोगों को खेलने पे। तो टूर्नामेंट्स तो अब जो कि कुछ अर्सा पहले थोड़े से टूर्नामेंट्स उन्होंने ऑन कर दिए, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड टूर्नामेंट्स है जो कि छोटे प्राइज मनी के हैं फिलहाल। और बड़े इवेंट, बड़े जो स्पॉन्सर वाले टूर्नामेंट है वो उसके लिए अभी ज्यादातर उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ, क्योंकि जो तीसरी लेयर वापस आ गई है, इसकी वजह से फिर जो है उन्होंने इंटरनेशनल स्क्वॉश ने, जो इंटरनेशनल स्क्वॉश के एसोसिएशन है वो इंग्लैंड में बैठती है, और वो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग ये ईद के बाद सोचेंगे कि बड़े इवेंट्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में दोबारा से स्टार्ट कराना चाहिए कि नहीं। तो अभी क्योंकि हमारी काफ़ी रैंकिंग, इतनी रैंकिंग तो हमारी अभी इंटरनेशनली ख़राब नहीं हुई, क्योंकि कुछ टूर्नामेंट जो आए थे उसको हम लोगों ने खेला, और उन्होंने ये भी एक डिसीजन लिया था इंटरनेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन ने कि अभी हम लोग किसी की रैंकिंग को हम लोग जो है वो डैमेज नहीं देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं हो रहे, तो इसलिए वो स्टे कराएंगे रैंकिंग को कि टूर्नामेंट्स आएंगे तो हम लोग फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल वो रैंकिंग जो है वो हमारी अपनी जगह पे ही स्टे करके पड़ी हुई है कि इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे तो रैंकिंग का वो जो है अप एंड डाउन आएगा। तो अब होप है कि देखिए इंशाल्लाह ताला ईद के बाद क्या वो डिसीजन लेते हैं, कौन से टूर्नामेंट्स पाकिस्तान लाते हैं और कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स पे जाते हैं। क्योंकि अभी हम लोग हाल ही में हमारे ट्रायल्स थे एशियन चैंपियनशिप के लिए मलेशिया में, और वो फौरन होना था, उस टूर्नामेंट को फौरन होना था ईद के बाद, और ट्रायल्स थे, लेकिन अब वो ईद के बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो कब कराएंगे। और क्योंकि वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप भी हमारी आ रही है न्यूजीलैंड में, तो उसको भी फिलहाल उन्होंने पोस्टपोन करके स्टे करवा दिया है। ऐसे बहुत बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, जिसमें हमारा एक सबसे बड़ा इवेंट आता है वर्ल्ड चैंपियनशिप अमेरिका में, तो उसको भी फिलहाल उन्होंने रोका हुआ है कि अब देखे डिसीजंस क्या होते हैं, और वो कंट्रीज की सिचुएशन देख के ही डिसीजंस लेंगे कि वो टूर्नामेंट कराने चाहिए या उसको फिलहाल हम लोगों को टाइम देना चाहिए। फरहान, मुझे ये बताइए कि यहाँ तो ये आपने कुछ डिटेल बताई हैं टूर्नामेंट्स के हवाले से कि कौन से अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं, और यकीनन ये लाजमी बात है कि कोविड की वजह से थोड़ा सा एक अबहम रहता है कि किस टाइम पर होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में एक कोविड ना सिर्फ एक नई उसकी एक लहर चल रही है, बल्कि उसके जो नित नए शक्ल हैं जिसको हम डिफरेंट वेरिएंट्स का नाम देते हैं, वो भी हमें नज़र आ रही हैं। ये एक नया एक मसला है हमें नज़र आ रहा है। तो हम इस पर मज़ीद भी कुछ बात करेंगे आपसे। पहले आप ये बताएं कि सारे लॉकडाउन के अरसे में
एक स्पोर्ट्समैन के लिए कितना मुश्किल था अपने आप को फिट रखना, क्योंकि जब पहला लॉकडाउन लगा था तो तब तो लोग अपने सिर्फ घरों में बंद होकर रह गए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह पूरी दुनिया में चीज़ें आसान होती गई तो आपके लिए भी ये मामला होगा, तो कितना मुश्किल था आपको अपने आप को फिट रखना, और अपने आप को फिट रखने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? स्क्वाश में देखिए फिटनेस की बहुत ज़रूरत होती है अमर भाई। अगर आप इवन 1 वीक या 2 वीक्स पे स्क्वाश ना खेले तो आप मतलब मेंटली हम लोग जब चले जाते हैं ना तो बैक ऑफ कर लेते हैं तकरीबन कोई 4 to 5 मंथ्स। मतलब इतना स्क्वाश में स्टेमिना चाहिए, क्योंकि बाकी गेम्स के कंपेयरिंग में अगर आप जाएं तो स्क्वाश वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम है दुनिया की, बहुत तेज गेम, और उसमें चाहिए आपको फिटनेस, स्किल्स भी होंगे, फिटनेस, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है और फिटनेस नहीं है तो आपके स्किल्स काम ही नहीं करेंगे। तो कोविड की वजह से ये होता है कि हमें जब स्टार्ट में बहुत ज्यादा कोविड में ये था कि प्रॉब्लम थी, लॉकडाउन था, ग्राउंड्स बंद थे, सब कुछ बंद था, तो फिर हम लोगों ने ग्राउंड्स और कोर्ट्स घर को ही बना दिया था कि घर के कोई ऐसे एरिया हो जो उसको हम लोगों ने सामान निकाल के एम्प्टी कर दिया और खाली करके उनमें हम लोगों ने एक कोर्ट की शक्ल दे दी, क्योंकि इंडोर कमरे को एक स्क्वाश कोर्ट की शक्ल ही दे दी, और फिर उसको हम लोग उसके अंदर जो कहते हैं स्क्वाश की जो ट्रेनिंग करते थे उसके अंदर हम लोग स्क्वाश की वो छोटी स्मॉल स्प्रिंट्स कहते हैं उसको, वो करते थे, कोर्ट ट्रेनिंग करते थे। जो स्क्वाश का जो मेन पॉइंट है वो है कोर्ट ट्रेनिंग, जो कि कोर्ट की शक्ल में होता है। तो इस तरह हम लोग, जिम नहीं था तो फिर हम लोगों ने घर के अंदर ही कुछ ऐसे इक्विपमेंट ले लिए कि जो घर के अंदर ही हम लोग करें, क्योंकि अगर हम लोग वो पूरा साल ट्रेनिंग ना करते तो हम लोगों को बहुत ज्यादा वो बैड सिचुएशन का फेस करना पड़ सकता था। इसलिए देखिए ना, आप अचानक से टूर्नामेंट आ जाते हो, हमारे पास टाइम नहीं होता, और फिर हम लोग शॉर्ट टाइम में अपने आप को इतना फिट नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि वो बेचारे अभी तक उसी तरह है, क्योंकि उन्होंने वो उस तरह ट्रेनिंग नहीं की, ना उनके पास उस तरह की फैसिलिटीज थी। तो मैंने अपनी फैसिलिटीज खुद बनाई है। अगर मेरे पास जगह घर में नहीं है या मेरे पास कोई जगह नहीं है तो मैंने अपने गली मोहल्लों में जाके अपनी रनिंग की, अपनी जो है वो ट्रेनिंग बरकरार रखे। वो नहीं होता था तो घर का छत इस्तेमाल कर लेता था या घर की कोई एरिया ऐसे इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग बरकरार रखता था, क्योंकि मुझे पता है कि किसी टाइम भी कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स या नेशनल टूर्नामेंट्स आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है फरहान, आपने बड़ी तफसील से अपनी ट्रेनिंग, अपनी फ़िटनेस के हवाले से बात की है, और आपने स्क्वाश के हवाले से डिटेल में बात की है। मैं थोड़ा सा और इसके साथ थोड़ी सी न्यूज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की टीम के हवाले से, जैसे कि साउथ अफ्रीका जा चुकी है और हमने ओडीआई स्क्वाड जो है वो आपके साथ शेयर किया था। मैं थोड़ा T20 स्क्वाड पर बात करना चाहूँगा जो साउथ अफ्रीका का था, जिसमें यहाँ भी इनकी कप्तानी करते हुए नज़र आ रहे हैं मिडल ऑर्डर राइट हैंड बैट्समैन टेम्बा बवूमा, इनके अलावा बिजॉन फॉर्चून है, ब्योरन हैंड्रिक्स हैं, रीजा हैंड्रिक्स हमें नजर आ रहे हैं, हेनरिक क्लासन यहाँ पर मौजूद है, जॉर्ज लिंडा नज़र आते हैं हमें, रेस्टी फान डर डूसन है, जॉनमन मलान है, सिसांदा मगाला हैं, डिवेन प्रेटोरियस हैं, तबरेज चमसी हैं, लिथू सिपामला हैं, कायली वेरेने हैं, पाइट वैन बिलियन है, मिगाइल प्रेटोरियस हैं, और लिजार्ड विलियम्स हैं, और साथ में विहान लुबे हैं। इसमें आप देखें कुछ आपको नाम बिल्कुल नए नज़र आएंगे, जैसे साउथ अफ्रीका में रिसेंटली परफॉर्मर्स हैं, परफॉर्म करके ये सामने आए, इनकी नेशनल इनको स्क्वाड में जगह मिली है। अब जैसे कि मैं बात करूंगा विहान लुबे की बात करूंगा, या लिजार्ड विलियम्स की बात करूंगा, मिगाल प्रेटोरियस की बात करूंगा। बिलियन जो है ये रिसेंटली पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, लेकिन अभी भी स्टिल वेरी मच न्यू है। फिर काइल वेरेने की बात करते हैं तो ये भी अभी तक रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। फिर ओवरऑल ये इतने ज़्यादा खेले हुए नहीं। अगर मैं बात करता हूँ आपसे, जॉनमन मलान है, अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ रिसेंटली T20 में खेले थे, अच्छा इनका स्टाइल था, ओपनिंग बैट्समैन थे, लेकिन स्टिल वेरी यंग एट दिस स्टेज। पे सिसांदा मगाला की बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले में साउथ अफ्रीका से। ब्योरन हैंड्रिक्स को गुज़िश्ता कुछ सालों से साउथ अफ्रीका की टीम में लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ मैचेस इनके देखेंगे तो वो आपको बहुत ही मुख्तसर नज़र आएंगे। फिर टेम्बा बवूमा, ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी साउथ अफ्रीका के लिए कि बवूमा इनकी नॉर्मली वाइट बॉल क्रिकेट का पार्ट नहीं होते हैं। जैसे शुरू में हमायों ने भी बात की थी कि ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ इनको वनडे और T20 दोनों स्क्वाड में रखा गया है, बल्कि कप्तानी के जो है वो फ़राइज़ भी इनको दिए गए हैं। साउथ अफ्रीका भी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां पर एक तरफ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ नए नामों को अपनी टीम में एडजस्ट करने के लिए, तो दूसरी जानिब ये यहां पर कप्तानी के साथ भी थोड़ा सा तजुर्बा कर रहे हैं। मजीद भी हम इस पर बात करेंगे, बहुत सारी डिस्कशन है, बहुत सारी न्यूज़ है बात करने के लिए, लेकिन इस वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ब्रेक है। ब्रेक पे जा रहे हैं, इस पर लौट कर आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोटो स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नजीब और मैं कुछ बात कर रहा था साउथ अफ्रीका की टीम के हवाले से। थोड़ी सी इस पे बात करेंगे, फिर वापस हम स्क्वाश पर आएंगे क्योंकि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं फरहान महबूबी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। स्क्वाश की बात करें पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की, तो एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की स्क्वाश इंडस्ट्री का। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कुछ नए रोल्स की, और जैसे मैं बात कर रहा था जहाँ से बात मैंने अधूरी छोड़ी थी ब्रेक पे जाने से पहले, कि जो टम्बा बवूमा है अब उनको कप्तानी भी करनी है। कप्तानी के भी मसाइल हमें दिखाई दे रहे हैं साउथ अफ्रीका में। फाफ डू प्लेसिस से पहले रिसेंट पास में इनकी कप्तानी करते रहे, उनको छोड़ना पड़ी, फिर क्विंटन डिकॉक को दिया गया। वो बिल्कुल जो बड़े टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ दौरे में भी आउट ऑफ शॉट्स नजर आए, बहुत घबराए हुए नजर आए, बहुत प्रेशर में नजर आए। तो लगा कि कप्तानी उनको रास नहीं आई, फिर उनको कप्तानी से साइड पर होना पड़ा। अब बवूमा को इन्होंने यहाँ वनडे और T20s में कप्तानी दी है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट का जो एक सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे मुल्क मिस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये बड़ा ट्रेंड होता था कि वो अपने डोमेस्टिक लेवल से ही कप्तानों को इस तरह ग्रूम करते थे, उनकी प्रोफाइलिंग करते थे, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे कि इस प्लेयर में कप्तानी के कितनी एबिलिटी है, उनके ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता था। बहुत सारे कंट्री इस मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं। जब प्लेयर नेशनल लेवल पर आ जाते हैं, फिर अचानक से अगर आपके कोई सेट कप्तान रिटायर हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, बुरी फॉर्म लग जाती है, टीम से बाहर हो जाता है, तो फिर आपको पता ही नहीं चलता आपके पास बैकअप में ऑप्शन क्या है कप्तानी के, और फिर आपको ये मसाइल देखने पड़ते हैं। यही मसला पाकिस्तान के साथ भी रहा। जब पाकिस्तान की, जैसे साउथ अफ्रीका, अगर हम बात करें सरफराज अहमद की, तो वो पाकिस्तान के कप्तान थे एक वक्त में 3 फॉर्मेट्स के। उनकी थोड़ी सी फॉर्म खराब हुई, उनको तीनों फॉर्मेट से एकदम निकाल दिया गया, तो फिर आपको कोई चॉइस नज़र नहीं आ रही थी कि कौन से आपके नए कप्तान होंगे, क्योंकि माजी में तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होते थे। शोएब मलिक होता था, नहीं शोएब मलिक नहीं करेंगे, शाहिद अफरीदी कर लेंगे, शाहिद अफरीदी नहीं होंगे, मोहम्मद हफीज़ कर देंगे, और इस तरह आपको काफ़ी ऑप्शन होते थे। लेकिन अब आपको इतने ऑप्शन नज़र नहीं आए थे, फिर आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया पाकिस्तान ने तीनों फॉर्मेट्स का, और वो नेचुरल कप्तान कभी भी नहीं लगे, सभी की ये राय है। लेकिन उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट करा कि नेचुरली तो इतने शायद फर्स्ट चॉइस ऑप्शन नहीं थे, या नेचुरली कैप्टन का वो मटेरियल नहीं थे, लेकिन हम इन पर इन्वेस्ट करके इनको बनाएंगे। अब ये ठान लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आई होप कि ये जो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाबर आजम के ऊपर बीइंग एन कैप्टन, वो रंग ले आए। फरहान महबूब की तरफ चलते हैं एक बार फिर से और कुछ स्क्वाश की बात करते हैं। फरहान, पाकिस्तान, ये बारहा आपसे सवाल भी होगा और ये कई प्रोग्राम्स में आपसे बात पूछी भी जाती होगी। स्क्वाश में जहां पर पाकिस्तान ने उरूज देखा, हम हाशिम खान साहब की बात करते हैं, कमर जमान साहब की बात करते हैं, मोहिबुल्लाह साहब की बात करते हैं, और रोशन खान साहब की बात करते हैं, और ऐसे बेशबहाम हैं जो जिनको हम अगर नाम बात करेंगे तो जो जिनकी बहुत खिदमत हैं स्क्वाश के मैदान में। हम काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं स्क्वाश में। आखिरी जो बहुत बड़ा नाम था हमारे पास वो जानशेर खान साहब का था, और जब से वो जो है उन्होंने स्क्वाश खेलना छोड़ी, उसके बाद से आप बहुत टैलेंटेड प्लेयर आए। ये नहीं कि टैलेंट नहीं था, जैसे हम आपकी बात करते हैं, आप थे, या हम और बहुत सारे मंसूर जमान की बात करते हैं, और ऐसे कुछ खिलाड़ी थे जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उस तरह से शायद कंसिस्टेंसी से आगे नहीं बढ़ पाए। क्या इश्यूज हैं, किस तरह हम अपनी स्क्वाश को वापस उस मकाम पे लेके जा सकते हैं जहां पर हमारे जो सीनियर थे, जो हमारे लेजेंड्स थे, जहां पर उन्होंने इस खेल को छोड़ा था? देखिए अमर भाई, ये तो सारे मुझसे अक्सर यही सवाल करते हैं जब भी मैं कोई जगह पे जाता हूँ। पहला सवाल यही होता है कि स्क्वाश क्यों नीचे आया। तो आज भी बल्कि मैंने ये बात सुनी है कि किसी से कि स्क्वाश क्यों नीचे आया। तो बात ये थी कि जो हमसे पहले प्लेयर थे, मतलब जानशेर खान के बाद जब प्लेयर्स आए थे, उन्होंने भी एक लेवल पे स्क्वाश खेली है, मतलब वर्ल्ड में 10 तक आए हुए थे। लेकिन बात ये थी कि उनके बाद और हमारे दरमियान एक गैप बन गया था, बहुत बड़ा गैप बन गया था। मतलब एक तो 8-10 साल या 12 साल का गैप भी नहीं ना, तकरीबन ऑलमोस्ट 20 साल का एक गैप बन चुका था जब हम लोग उस जगह पे आने की कोशिश कर रहे थे। तो जब 20 साल का एक गैप बनता है तो उसको फिर आपको पता है ना, कवर करना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके दरमियान क्या चीज थी कि एक डर्टी पॉलिटिक्स थी उस टाइम। पॉलिटिक्स ये थी कि उसमें काफी चीजें ऐसी थी कि लाइक डिसलाइक वाली चीजें थी, कि हर जो दौर आता था उसमें उसके क्या होते थे कि जो उसके एसोसिएशन हमारी बैठी होती थी, तो उसमें क्या होता था, कुछ लोगों ने अपने सिलेक्टेड प्लेयर को जो है आगे बढ़ने का एक जो है ना एक रास्ता बना दिया था। उसमें जो टैलेंटेड प्लेयर थे उनको वो पीछे रखते थे। तो उस लड़ाई झगड़े में करते 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 हम लोग और पीछे आ गए थे, और पीछे मजीद आना शुरू हो गए थे, क्योंकि प्लेयर्स के साथ लड़ने लग गए, एसोसिएशन अपने आपस में लड़ने लग गई, कोचेस आपस में लड़ने लग गए। तो हर बंदे ने क्या किया कि एक अपना ग्रुप बना दिया, तो वो ग्रुप की शक्ल में बढ़ गए सारे, तो ग्रुप्स बन गए।
और वो ग्रुप्स आज तक चलते आ रहे हैं, आज तक चलते आ रहे हैं। हर बंदे का एक अपना ग्रुप है, लेकिन अभी जो फेडरेशन ने क्या किया कि उन्होंने उस ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर दी कि भाई अगर हम लोग एक बन के चलेंगे तो शायद वो टाइटल्स वापस ला सकें। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस ग्रुप्स में से कम अपने थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि अपना मेंटली अपना अकल का इस्तेमाल करके ना थोड़ा सा अपने आप को साइड पे करके अपने मुल्क का सोचा कि अगर मैं उस डर्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाऊं तो मैं शायद मुल्क के लिए कुछ भी ना जीत सकूं। तो मुझे बड़ी अच्छी जो है वो फेडरेशन की तरफ से बड़ा उन्होंने मुझे अच्छा एक सिखाया, एक तौर तरीका सिखाया कि यार आप इस तरह नहीं, आपके पास बहुत टैलेंट है तो आप अपने गेम पे फोकस करें बजाय इसके डर्टी पॉलिटिक्स पे आप फोकस करते हो। क्योंकि आप पता है आपको मुल्क के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, जब एक बंदा पीक पे जा रहा होता है तो उसको रोकने वाले हजारों होते हैं फिर कि ये किसी तरीके से हमारी जगह ना ले ले या किसी तरीके से ये टाइटल ना जीते। तो मैंने उस जगह उस सब चीजों को साइड पे करके सिर्फ अपने मुल्क को जो है ना तरजीह दी और अपनी कंट्री की तरफ वो किया कि मैं अगर ये टूर्नामेंट जीतूंगा या मैं ये टाइटल जीतूंगा तो मैं इनसे आगे निकलूंगा इंशाल्लाह ताला। तो मैंने सारा फोकस अपनी गेम पे अपनी ट्रेनिंग पे रखना शुरू कर दिया और उसके बाद ही देखें आप मैंने गोल्ड्स पे गोल्ड्स जीते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते हैं और टाइटल्स जो है वो जितने भी टाइटल्स पाकिस्तान में आ रहे थे 17, 18, 19 में उसमें मैंने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दी और अपनी रैंकिंग को भी अच्छा किया और अपने गोल्ड्स भी जीते और आगे भी मेरा इंशाल्लाह ताला यही प्लान है कि इसी तरह मैं चलूंगा। फरहान, वैसे हमने आपकी फिटनेस पे भी बात की, कुछ स्क्वॉश की हिस्ट्री पे भी बात की और बहुत सारे कुछ पहलुओं में नज़र डालने की कोशिश की है स्क्वॉश के। आप मुझे ये बताएं कि ये आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप जो बहुत एक्सपीरियंस्ड एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं पाकिस्तान के, बहुत 18-19 बरस हो गए आपको इस खेल से मुंसलिक हुए, अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखते हैं? और जो यंगस्टर हैं जो सिर्फ ये नहीं कि स्क्वॉश किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनको डाइट के वाले से क्या बताना चाहेंगे? डाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक किसी भी स्पोर्ट्समैन, किसी भी एथलीट के लिए, उसकी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए? अमर भाई डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो आपकी सिर्फ स्क्वॉश में नहीं बाकी बाकी किसी चले जाए किसी स्पोर्ट्स में भी, आप क्रिकेट देखिए, हॉकी देखिए, गेम में तो फिटनेस तो लगती है जितनी भी स्पोर्ट्स है। कोई ये तो नहीं कि आप खड़े खड़े या बैठे बैठे खेलेंगे। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है हर गेम में। स्क्वॉश में हमारी डाइट ये होती है कि मतलब बहुत एक यूनिक सी डाइट है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ खाता नहीं, मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन टाइम टूर्नामेंट सब कुछ को देख के खाता हूँ। ऑफ कोर्स मैं अब जंक फूड जरा लिमिटेड खाता हूँ। ये नहीं है कि मैं इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, मैं भी थोड़ा बहुत कभी कभी खा लेता हूँ, लेकिन वो भी देखता हूँ कि मेरा कौन सा दिन ऐसे आता है कि मेरा ट्रेनिंग नहीं है या मेरा ऑफ चल रहे हैं तो मैं उसमें खा लेता हूँ। डाइट का मैं कहना चाह रहा था कि डाइट का मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं जितना हेल्दी खा सकता हूँ उतना मेरे लिए बेहतर है। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रात का खाना मैं बहुत अर्ली खा लेता हूँ। सुबह का लंच सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो मैं वो इम्पोर्टेंटली करता हूँ। लंच फिर मैं लिमिटेड खाता हूँ क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग का टाइम भी होता है। तो ये तीन जो टाइमिंग होती है मेरी, ये मेरा बड़ा रूटीन का टाइम होता है। मैं इसमें कोई भी मतलब सेक्रीफाइस नहीं करता कि अगर मेरा खाना लेट हो जाए तो मैं उसको वो करता हूँ। तो डाइट जो है वो गेम के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जब जितने भी यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो मैं उनको यही वो मैसेज देना चाहता हूँ कि डाइट को मतलब एक अपने लाइफ में एक इम्पोर्टेंट गोल डाइट को इज्जत उसके तौर पे बनाया जाए। जी, इज्जत दो। डाइट को इज्जत दो। फरहान से हम बात कर रहे हैं। अच्छा फरहान, ये मुझे बताएं कि एक किसी भी बंदे का, आपने क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया स्क्वॉश खेलते हुए, अभी भी माशाल्लाह बहुत फिट हैं और आप स्क्वॉश खेल रहे हैं, जब कभी आपने सोचा है कुछ कि जब कभी रिटायर होंगे आप स्क्वॉश से तो कोई एकेडमी बनाएंगे क्या, किसी यंगस्टर्स को मैं ट्रेन करूंगा कि मैं आगे जो आपके मुल्क ने आपको दिया है आप उसको पे बैक करेंगे? कुछ प्लान्स हैं या किसी और फील्ड में जाने का इरादा है रिटायरमेंट के बाद? अभी तो आप यकीन करें कोई ऐसा प्लान मैंने नहीं बनाया अमर भाई कि मतलब तो ख्याल मेरा बिल्कुल माइंड में नहीं है क्योंकि मैं अगर अच्छे लेवल पे स्क्वॉश खेलूंगा और अच्छे लेवल पे रिटायर्ड होऊंगा तो मैं कोचिंग में बिल्कुल नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने जितनी इज्जत एज अ प्लेयर बनाई है मैं उसको कभी भी खराब नहीं करना चाहूंगा कोचिंग में। क्योंकि आपको पता है कोच के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जिम्मेदारी ये होती है कि अगर इन केस ऑफ मैं कोई टीम ले लूं या मुझे कोई नेशनल कोच बनाया जाए
और उसके बाद मेरी जो कोचिंग है वो ख़राब हो जाए, फिर आपके जो वो जितने भी लोगों ने पास्ट में इज्जत करते थे वो फिर आपको वही बैड अल्फाज में इस्तेमाल करेंगे। तो कोचिंग का तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं इस मुल्क को एक अपना एज अ प्लेयर नाम दूं, ताकि मुझे लोग एंड तक अच्छे कमेंट्स में, वो कहते हैं ना कि मुझे पुकारे, मुझे अच्छे कमेंट्स में वो लोग याद करें कि यार फरहान एक ऐसा अच्छा प्लेयर था, ये ना हो कि ऐसा बैड कोच था। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, फरहान से हम बात हमारी चल रही है, चलती रहेगी। मैं कुछ थोड़ी सी बात करता हूँ कुछ अपडेट्स के ऊपर। जो पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पे है, एक अपडेट ये है कि कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं और आप तक भी ये खबर पहुंची होगी कि सऊद शकील जो है वो इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं ओडीआई सीरीज से, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी थी, क्योंकि ओडीआई स्क्वाड में वो शामिल थे। और उनकी जो शमूलियत टेस्ट सीरीज से कबल जो है वो उम्मीद की जा रही है कि वो फिट हो जाएंगे और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस खेलने हैं, क्योंकि स्क्वाड में भी हैं, तो वो ज्वाइन कर लेंगे। उम्मीद की जा रही है, अभी कोई हतमी बात इस हवाले से नहीं की गई है, डिपेंड अपॉन कि वो कितने जल्दी रिकवर करते हैं अपनी उस इंजरी के साथ। अच्छा बैकअप टैलेंट था, मोस्ट प्रोबेबली उनको हारिस सोहेल की जगह वनडे स्क्वाड में रखा गया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हारिस सोहेल आपको याद रहे कि पाकिस्तान के सेकंड बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन आफ्टर बाबर आजम है, और जो गुज़िश्ता कई सालों में उन्होंने जो चंद साल हैं इसमें बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। वर्ल्ड कप में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। फिर उन्होंने जो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे पाकिस्तान आई थी, वहां पर वनडेज में उन्होंने अच्छे रन किए, तो वनडे के तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। उनको ड्रॉप किया गया ये कह के कि आपकी जो फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है और आपका स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ये चीफ सेलेक्टर के अल्फाज थे कि उनकी सिलेक्शन के ऊपर। हालांकि ये बड़ी बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है, क्योंकि एक तरफ आपने शर्जील खान को सिलेक्ट किया जो बहुत ही भारी भरकम है, जो बहुत ही आउट ऑफ शेप नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर कहा गया कि जिस क्रिकेट में स्किल बड़े मैटर करते हैं, जिस फिटनेस उतनी मैटर नहीं करती। हालांकि दुनिया इस तरफ जा रही है कि आपने अपनी फिटनेस को किस तरह इंप्रूव करना है, चाहे वो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, जो मर्जी आप स्पोर्ट्स देख लें, उसमें वो इस चीज के ऊपर और से और काम कर रहे हैं कि अपने प्लेयर को मैक्सिमम कैसे फिट किए रखा जा सके। क्योंकि अब मॉडर्न डे जो वर्ल्ड है, जो मॉडर्न डे जो लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि जितने आप फिट होंगे उतने अच्छे तरीके से आप अपने टैलेंट को दिखा सकेंगे जिस मर्जी स्पोर्ट्स में आप खेलते हैं। अगर आप फिट नहीं होंगे तो थोड़ी देर बाद आप थक जाएंगे और आप अपने फुल पोटेंशियल पे जाके परफॉर्म नहीं कर सकते। यही अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्न डे वर्ल्ड की, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। आप देखें कि दुनिया की जो टॉप नेशंस हैं क्रिकेट की, चले मैं अगर टिपिकली बात करूं, आप इंडिया की बात करते हैं, आप इंग्लैंड की बात करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, आप न्यूजीलैंड की बात करेंगे, इवन आप साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, तो आपको अनफिट प्लेयर नजर नहीं आएंगे। सिर्फ इंडिया के प्लेयर में टीम में एक प्लेयर है रोहित शर्मा, वो भी आपको लाइट सा वो इतना मार्जिन जरूर देते हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है तो अगर आपको 18 ग्रेड की फिटनेस चाहिए तो 17 पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है, इतना तो कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने फिटनेस का स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि आपने 18 पॉइंट्स हासिल करने हैं और आप 14 पॉइंट्स पे बैठे हो, तो जो टॉप नेशंस है कभी इस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। पाकिस्तान इस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करने पे आया हुआ है। शर्जील खान की हमने कुछ वीडियोस भी देखी थी रिसेंटली सोशल मीडिया पे, जब वॉक कर रहे थे बहुत आउट ऑफ शेप लग रहे थे। तो एक तो ये मैसेज दिया कि ये दो बड़ी अहम टॉपिक हो जाएंगे, बात कहीं पर दूर निकल जाएगी। एक तो ये कि आप फिक्सिंग करने के बाद बड़ी आसानी से पाकिस्तानी टीम में वापस आ सकते हैं, और दूसरा पॉइंट ये कि आप फिट नहीं हैं, आप बेशक थोड़े से भारी भरकम है, आपका थोड़ा सा आप चौके छक्के मार लेते हैं, आपको टीम में ले आएंगे, तो कितना बैड मैसेज जाएगा उन यंग क्रिकेटर्स को, उन यंग प्लेयर्स को जो अभी क्लब लेवल पर हैं, अंडर 16 अंडर 19 लेवल पर हैं, कि ठीक है जी फिटनेस नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा अच्छी बैटिंग करके दिखा देंगे तो या बॉलिंग करके दिखा देंगे तो हमें आपको टीम में शामिल कर लेंगे। इसी को मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा कि बड़ा ये फिटनेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दो राय बजाय हमें नजर आता है कि दो राय हमें नजर आती है, क्योंकि मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर हैं उनका ये कहना था कि स्किल ज़्यादा मैटर करता है फिटनेस से, और जो मिसबाह उल हक हैं उनको, जो बंदा मिसबाह उल हक को जानता है वो अभी वो चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, तो फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो हमेशा स्किल जो भी है लेकिन वो फिट कहते हैं कि प्लेयर फिट होगा तो टीम में आएगा। शर्जील खान को चीफ सेलेक्टर ने स्क्वाड में तो सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन वो टीम में फिट हुए बगैर ज़रा चांसेस, ये नहीं कहता कि बिल्कुल शामिल नहीं हो सकते, लेकिन मुझे लगता ये है कि शायद उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि मिसबाह उल हक खुद बहुत फिट थे और वो फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ही कम करते हैं, ये चांसेस ज़रा कम है। थोड़ा सा सिलेक्शन कमेटी और हमें हेड कोच के जो तरजीहात हैं या सोच है या राय है आप कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है। फरहान महबूब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। फरहान आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे और आपने अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में दिया और स्क्वाश पे
बड़ी से रासल गुफ्तगू हुई फरहान महबूब के साथ, और वक्त अभी काफ़ी कहते हैं कलील रह चुका है, और आज का इस प्रोग्राम को हमने क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। हमने आज के प्रोग्राम में बात की पाकिस्तान टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका के हवाले से, पाकिस्तान टीम से क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं, और फिर मैं साथ में ये भी शेयर करता चलूँ कि सऊद शकील चूँकि बाहर हो चुके हैं वनडे स्क्वाड से, तो आसिफ अली ने उनको रिप्लेस किया। अब ये भी एक सवाल है कि आसिफ अली जो है वो परफॉर्म तो पहले ही बहुत कम करते थे, T20 से वनडे में कैसे आ गए? कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को क्यों रिप्लेस नहीं किया? एक पावर हिटर ने क्यों रिप्लेस किया? खैर, इस पे भी बात हो सकती है, और आगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस पे भी हम तफसील से बात करेंगे, कोई मजीद इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, और हम कुछ मजीद टॉपिक्स भी लेकर आएंगे। सो टाइम हुआ चाहता है कि इस प्रोग्राम आपको गुड बाय कहा जाए, और आई होप कि आज के जो टॉपिक हमने डिस्कस किए, इसमें स्क्वाश पे बात की, क्रिकेट पे बात की, साउथ अफ्रीका के कुछ हमने स्क्वाड पे नज़र डालने की कोशिश की, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का शो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अगले प्रोग्राम में कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। अहमद नजीब को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम O2 स्पोर्ट्स से।